हेलो एवरीवन, आरएसएम एसएसबी की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस राजस्थान जेईएन के जो वैकेंसीज निकली हुई है उनको डेडिकेट करते हुए बनाई हुई है और सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जनरल स्टडी वगैरह डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो क्लास 18 जो आज मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले जो लास्ट क्लास थी क्लास 17, उसमें मैंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। ठीक है, उसका पहला वीडियो यानी पहली क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहां उस टॉपिक से रिलेटेड वो शेयर कर चुका हूं। आज क्लास 18 के अंदर हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो टॉपिक मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, आज जो टॉपिक होंगे, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें से 100% बनता है और तकरीबन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, काफी इंपॉर्टेंट है आज का जो क्लास है आपके लिए। अब इन तीनों टॉपिक से जो डिटेल सिलेबस है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली अपने नोट से, रेफरेंस बुक से, वो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है डाल्टन्स लॉ, जो इवेपोरेशन के लिए है। बेसिकली EW माइनस EA के प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये डाल्टन ने बोला था, तो ये हमको एक पढ़ना है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। देन मेजरमेंट ऑफ पैन इवेपोरेशन बाय क्लास ए एंड मॉडिफाइड क्लास ए पैन। ठीक है ना, पैन दो तरह के इवेपोरेशन हम लेते हैं, पैन इवेपोरेशन एंड लेक इवेपोरेशन। सिंस की लेक बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसमें इवेपोरेशन को कैलकुलेट करना टफ है एक साथ, तो हम पैन इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के ऊपर, और पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम लेक इवेपोरेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ एम्पेरिकल मेथड्स है इवेपोरेशन के, जैसे मेयर्स इक्वेशंस है, रोवर्स इक्वेशन है, कुछ वाटर एंड एनर्जी बैलेंस मेथड्स है, उनसे भी हम फाइंड आउट करते हैं इवेपोरेशन को। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देन दूसरा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिग्निफिकेंस समझेंगे ट्रांसपिरेशन की, देन उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन की। देन इनको मेजरमेंट करने के क्या क्या मेथड है वो भी हमको पता होने चाहिए, जैसे पेनमैन्स इक्वेशन हो गई, जो एम्पेरिकल मेथड्स है, ब्लेनिक रिडल इक्वेशन हो गई, इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए आपके पास लेसी मीटर हो गया। इस तरह के कुछ मेथड्स है जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम इसमें समझेंगे दो टर्म्स है, पीईटी और एईटी। पीईटी का मतलब होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और एईटी का मतलब होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लिया है, तो मैं वहां पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आइसोप्लेथ वगैरह के बारे में हमको पढ़ना है कि सेम पीईटी वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम आइसोप्लेथ बोलते हैं। एक दो डेफिनेशन हमको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद इनिशियल लॉसेस भी मैंने इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कवर किया है। इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन लॉसेस जो है वो मैंने इसी टॉपिक में कवर किया है, तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फिल्ट्रेशन। तो सबसे इन्फिल्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन रेट किसे बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसे बोलते हैं, और रेनफॉल इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, और इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या है, यानी FC इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन यानी F, और रेनफॉल इंटेंसिटी यानी I। ठीक है, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन मेजर करने के जो मेथड होता है या इक्विपमेंट होता है जिसको हम इन्फिल्ट्रोमीटर बोलते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, उनको कब यूज करते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको जो हॉर्टन इक्वेशन पढ़नी है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, जो बेसिकली उन्होंने लॉग के टर्म में दिए, तो उस इक्वेशन को आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसी भी सॉइल की, कौन से फैक्टर है जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर वर्जिन सॉइल है तो सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिफरेंट होगी, अगर एक सीमेंटेड फ्लोर है तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो ये फैक्टर्स हमको पता होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस, यानी फाई इंडेक्स एंड W इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स के फॉर्मूले हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है, वो चीजें हमको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, और मैंने अपने वीडियो में उसमें काफी न्यूमेरिकल उससे शेयर किया आपके साथ। सो स्टार्ट करते। अच्छा, मैं बिफोर स्टार्टिंग लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को इश्यू भी था, उसमें आंसर गलत था, तो मैं उसको एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। डिस्कशन, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मीडियन पूछा था। ठीक है ना, उसका रेनफॉल दिया होता, रेनफॉल डेटा था वो क्या क्या था मैं आपको बता देता हूं, 6, 3,
9 6 5 6 9 एंड 4, 6 9 एंड 4, ये हो गया 1 2 3 4 8 टोटल कॉन्जिक्यूटिव डेटा हो गए 8 ईयर्स के। तो इसमें मीडियन पूछा था और मैंने आपको बता दिया था कि सिंस के ये इवन है तो 6 + 5 मैं कर दिया था 6 + 5/2 और मैंने आंसर बताया था आपको 5.5 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा गलत हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि सबसे पहले आपको इस पूरी सीरीज को असेंडिंग, मीडियन जब भी आप निकालते हैं तो सबसे पहले आप पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये सीरीज बनेगी 3 4 5 6, आपका 3 बार आ रहा है तो 6 6 6, देन 9 2 बार आ रहा है 9 9। अब यहां पे जो बीच की वैल्यू है वो 6 एंड 6 है, तो मीडियन अब क्या होगा 6 + 6/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये करेक्ट कर लीजिए। मोड तो वही है जैसा मैंने बताया था, मीडियन में पहले आपको पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आप मीडियन निकालेंगे। अगर यही ऑड नंबर होता तो फिर हमारी ए की वैल्यू आती। सिंस की ये इवन सीरीज है तो यहाँ पे दो वैल्यूज का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो दो मिडिल वैल्यूज है उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन को आप जो लास्ट वीडियो में था, लास्ट क्लास में था, क्लास 17 के अंदर जिस भी स्टूडेंट ने दिखा है वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है एक्चुअली, ये उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको समझ के। अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ एक्चुअल वेपर प्रेशर इज लेस देन द सैचुरेशन प्रेशर। एक्चुअल वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईए से और सैचुरेशन प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं ईडब्ल्यू से। देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, मैंने आपको बोला था डाल्टन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन मैं आपसे साथ लूंगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होगा, ठीक है ना, कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, abrupt variation in temperature will take place and no evaporation will take place. evaporation and condensation दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। evaporation का मतलब होता है कि वाटर पार्टिकल का एक सर्टेन हीट के ऊपर evaporate होके वेपर पार्टिकल या यू कैन से गैसेस पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होना। वो वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है गैस पार्टिकल में, वो वाटर पार्टिकल भी हो सकता है, वो सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस होती है जिससे वो पार्टिकल आपस में टकराते हैं और कुछ पार्टिकल्स को वो अपने फील्ड में से गैसियस मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी एटमोस्फेयर के अंदर। दैट पार्ट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पूरा पानी नहीं होगा बट कुछ पार्ट हो जाता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी अचीव हो जाती है कि वो इवेपोरेट हो सके। ये तो हुआ पानी का। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे एक कपूर होता है, ठीक है ना, कपूर को हम नॉर्मली यूज करते हैं पूजा वगैरह के लिए, तो कपूर को जब आप गर्म करते हैं, कपूर एक सॉलिड होता है लेकिन वो भी पूरा की पूरा मेल्ट होते होते गैसियस पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आइदर सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट, उनके जो पार्टिकल्स है एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जब गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन इसका विपरीत होता है, बिल्कुल अपोजिट। जो गैसेस पार्टिकल है वो आप चारों तरफ से एक साथ मिलके एक बहुत डेंस मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि कंडेंस, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन हो रहा है, देन वो इतना डेंस हो जाता है कि वो फट जाता है और पानी की फॉर्म में इस सरफेस के ऊपर आ जाता है, जैसे बादल, ठीक है ना। बादल क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जो हम दो तरह के जो लास्ट हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि दो तरह से प्रेसिपिटेशन होता है, एक तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, एक ओरोग्राफिक। तो ओरोग्राफिक में तो क्या होता है कि जो क्लाउड है वो हिल से जाकर टकराता है और देन उसके बाद फिर बरसात हो जाती है। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि क्लाउड इतना डेंस हो जाता है कि वहीं कंडेंस हो जाता है और वहीं फट जाता है, वहीं बरसात हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो सैचुरेशन प्रेशर से लेस देन है। देखिए डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई डब्ल्यू माइनस ई ए, राइट। देखिए मैंने यहां पे दिखा रखा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ई डब्ल्यू माइनस ई ए। लेकिन ये कह रहा है कि जब एक्चुअल वेपर प्रेशर ई ए कम हो जाता है ई डब्ल्यू से, तो जो इवेपोरेशन है उसकी रेट क्या आएगी, एक्चुअल वेपर, अच्छा ये यहां पे इन्होंने क्या एक लेस गलत कर दिया, ये मोर देन आएगा, ठीक है ना। जब एक्चुअल वेपर प्रेशर यानी ये वाला एक्चुअल वेपर प्रेशर मोर देन है जो वाटर प्रेशर है यानी सैचुरेशन पेपर है, तो उसमें उस केस के अंदर क्या होगा, जो ई की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी,
देख रहे हैं, जब EW आपका कम हो जाएगा EA से तो E की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब EA कम है EW से, इस केस के अंदर E की वैल्यू जाएगी पॉजिटिव आएगी। जब E की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी इवोपरेशन रेट पॉजिटिव आ रही है, इट मींस कि इवोपरेशन हो रहा है। जब E की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी इवोपरेशन रेट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव इवोपरेशन का मतलब क्या होगा, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ए। बट इस क्वेश्चन में ये चेंज कर लीजिएगा आप कि ये लेस की जगह मोर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब EA ज्यादा होगा EW से तभी वैल्यू बेसिकली नेगेटिव होगी, ठीक है ना। EA कम होगा जब EW से तो आपका इवोपरेशन होगा और वैल्यू पॉजिटिव होगी। आप समझ रहे मेरी बात को, EA और EW का डिफरेंस है, यानी इस जो प्रोपोर्शनल के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आती है तो इवोपरेशन होगा और नेगेटिव आती है तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कब आएगी, जबकि EW ज्यादा होगा, और नेगेटिव कब आएगी, जबकि EW कम होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये करेक्ट कर लीजिए, ये मोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ए पेन वाज सेट अप एडजेसेंट टू ए लेक। देखिए मैंने अभी सिलेबस के टाइम में बताया था आपको, एक्चुअली क्या होता है कि लेक बहुत बड़ी है। अब लेक में से कितना पानी ईयरली या डेली इवोपरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना टफ होता है। तो हमारे पास एक तरीका होता है, हम लेक को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उन सेक्शन के अंदर हम पेन, एक यू कैन से कि कंटेनर होता है, ठीक है ना, एक कंटेनर के अंदर हमने वो पानी लिया, उस पानी को हमने एक सर्टेन रेडिएशन पे ऊपर रख दिया और फिर मेजरमेंट कर लिया कि कितने mm पर डे या पर आवर पानी इवोपरेट हो रहा है। सारा जितने भी प्लेसेस है जो हमने 3-4-5 जगह लोकेशन से डेटा उठाया उन सबको क्लब कर लिया, उसका एवरेज निकाल लिया और बोल देंगे कि लेक का इवोपरेशन इतना हो रहा है। तो लेक इवोपरेशन को पेन इवोपरेशन से हम रिलेट करते हैं, बट लेक इवोपरेशन को जब पेन इवोपरेशन से हम रिलेट करते हैं तो EL यानी लेक इवोपरेशन इक्वल टू पेन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई पेन इवोपरेशन हम लिखते हैं। पेन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द पेन कोफिशिएंट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेक एंड पेन इवोपरेशन इज रेस्पेक्टिवली, ये 30 दे रखा है लेक का, ये CP दे रखा है और पेन इवोपरेशन 36 दे रखा है। तो CP इक्वल टू क्या हो रहेगा हमारे पास 32/36, राइट। तो CP इक्वल टू 32/36 यानी 0.890, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि पेन कोफिशिएंट इक्वल टू लेक कोफिशिएंट अपॉन पेन इवोपरेशन होता है, सॉरी लेक इवोपरेशन अपॉन पेन इवोपरेशन होता है। लेकिन नॉर्मली जो पेन होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्लास ए पेन होता है, ठीक, एक होता है जिसको इंडियन टर्म्स के अंदर हमने मॉडिफाई किया जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्लास है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड पेन, ठीक है। ऐसे ही 2-3 तरह के पेन होते हैं कैटेगरी में, आगे क्वेश्चन आएगा तब वहां आपको और डिटेल में बता देता हूं इस बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक चीज कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन तो हो जाएगा बट कॉन्सेप्चुअली एक चीज समझिए कि पेन इवोपरेशन हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि लेक इवोपरेशन हम एग्जैक्टली एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग अलग प्लेस से लेक के कुछ सैंपल लेते हैं जिनका पेन इवोपरेशन निकालते हैं, ठीक है। और जो पेन इवोपरेशन आता है उसको हम पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हम लेक इवोपरेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पेन इवोपरेशन आपके पास आया 36 mm, ठीक है ना, और मान लो पेन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.89 थी तो मैंने 0.89 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना आ गया 32 mm। ऑलवेज जो लेक इवोपरेशन होगा पेन इवोपरेशन से कम होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि पेन इवोपरेशन हम एक छोटे से कंटेनर में करते हैं और कंटेनर जितना आपका डीप होता है या जिसका सरफेस एरिया कम होता है तो इवोपरेशन जो है बेसिकली क्या हो जाएगा उस सर्टेन एरिया के लिए ही कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। जब आप इस चीज को लेक में कन्वर्ट करते हो यानी लेक इवोपरेशन की बात करते हो तो जब लेक इवोपरेशन का होगा बहुत बड़ी लेक के लिए होगा, है ना, तो और हम उसको बहुत सारे सैंपल लेंगे तो ऑलवेज इसकी वैल्यू कम आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि लेक इवोपरेशन इक्वल टू पेन कोफिशिएंट इनटू पेन इवोपरेशन और पेन कोफिशिएंट ऑलवेज लेस देन 1 है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3, for a particular region if actual and potential evaporation values were respectively, actual evapotranspiration value मतलब AET ये दे रखा है आपको 2 mm पर डे और पोटेंशियल evapotranspiration वैल्यू दे रखी है आपको PET ये दे रखी है आपको 5 mm पर डे। देखिए दोनों टर्म का मतलब मैं बता देता हूं। evapotranspiration का मतलब होता है कि कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, सिंपल सी टर्म है कि प्लांट को कितना पानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। इसको हम इरिगेशन में भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होता है कि पेड़ की रिक्वायरमेंट तो 5 mm पर डे है, यानी एक दिन में 5 mm उसको पानी चाहिए,
प्लांट को, लेकिन उसको मिल कितना रहा है 2 mm, तो डेफिनेटली उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से कम मिल रहा है। एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, पीईटी के बराबर हो सकता है। भाई 5 mm की रिक्वायरमेंट थी, हमने 5 mm दे दिया, 5 mm से ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्लड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। सो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एईटी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है पीईटी, मैक्सिमम पीईटी के बराबर हो सकता है और बाकी उससे कम ही होता है। यानी जितनी हमको पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है प्लांट को, एईटी जो होता है आइडियली एईटी और पीईटी बराबर होने चाहिए कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी दिया तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर उससे कम पानी देंगे तो वो उसका विल्टिंग पॉइंट आ सकता है, वो प्लांट डाई हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक, इस चीज को हम बाद में समझेंगे। ये बोल रहा है कि अगर ये वैल्यूज दी हुई है तो उस पूरे एरिया को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, माइल्ड एरिड जोन, सीवियर एरिड जोन, मॉडरेट एरिड जोन एंड लो एरिड जोन। सबसे पहले हम इसका एरिडिटी इंडेक्स निकालेंगे। एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी। पीईटी आपको 5 दे रखा है, एईटी 2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 5 किया है तो 60% आ गया है। अब एक टेबल है, अगर आपका एरिडिटी इंडेक्स 25% से कम आता है, अगर एरिडिटी इंडेक्स 25 से 50% के बीच में आता है और एरिडिटी इंडेक्स 50% से ज्यादा आता है। अगर 25% से कम आता है तो हम उसको बोलते हैं माइल्ड एरिड जोन, 25 से 50% के बीच में आता है तो हम उसको बोलते हैं मॉडरेट एरिड जोन, और 50% से ज्यादा आता है तो हम उसको बोलते हैं सीवियर एरिड जोन। तो यहाँ पे वैल्यू 60% से ज्यादा है, इसलिए इसको हम क्लासिफाई करेंगे सीवियर एरिड जोन के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पेरिकल इक्वेशन इज नॉट यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ इवोपरेशन लॉसेस। नॉट यूज्ड, मेयर्स इक्वेशन एम्पेरिकल इक्वेशन है जो कि यूज होती है इवोपरेशन को फाइंड आउट करने में। हॉर्टन ने 2 तरह की इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन इवोपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए है, एक इक्वेशन इन्फिल्ट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी हॉर्टन इक्वेशन भी यूज होती है। रोहर्स ने एम्पेरिकल इक्वेशन दी है इवोपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इसका मतलब इवोपरेशन लॉसेस रोहर इक्वेशन से ही फाइंड आउट होते हैं। तो कौन सी इक्वेशन है जिससे इवोपरेशन लॉसेस को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर हो गया नन ऑफ अबव, यानी तीनों इक्वेशन से हम कर सकते हैं ए बी सी। ओके, क्वेश्चन 5, ए कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग। देखिए ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा। ए कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज एन एवरेज सरफेस विड्थ ऑफ 15 मीटर। इफ द इवोपरेशन मेजर्ड बाय क्लास ए पैन इज 0.5 सेंटीमीटर पर डे, द वॉल्यूम ऑफ इवोपरेटेड वाटर फ्रॉम द कैनाल इन ए मंथ वुड बी। ठीक है, सबसे पहले मतलब आपको ये बोल रहा है कि कैनाल के अंदर से पूरे महीने में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जब भी निकालना होता है इवोपरेशन लॉस निकाल लो और जो कैनाल का सरफेस एरिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन सबसे पहली बात है हम इवोपरेशन लॉस कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम जो इवोपरेशन लॉस निकालेंगे लेक का या कैनाल का, वो मैंने क्या बताया था, पैन कोफिशिएंट माइनस पैन इवोपरेशन। पैन कोफिशिएंट क्लास ए के लिए आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, इट इज 0.70, और इंडियन स्टैंडर्ड पैन के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.80, और ईपी कितना है आपके पास पैन इवोपरेशन, वो 0.5 सेंटीमीटर पर डे, तो ये हमारे पास आ गया 0.35 सेंटीमीटर पर डे। फाइन, अब ये बात कर रहा है कि पूरे महीने की, फ्रॉम द इन ए मंथ की बात कर रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.35 मल्टीप्लाई बाई एक महीने में 30 दिन, और 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर ये वैल्यू आ गई। क्या आया, ये लेक इवोपरेशन। फाइन, अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, लेक का इवोपरेशन फाइंड आउट करना है, बट मीटर क्यूब के अंदर करना है। तो मैं जो ये है एरिया, सरफेस एरिया, उससे मल्टीप्लाई कर दूं लेक के, लेक या कैनाल एक ही बात है, समझ लीजिए। यहाँ पे 80 किलोमीटर उसका लेंथ है और 15 मीटर की विड्थ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए लेक इवोपरेशन इक्वल टू पैन कोफिशिएंट इनटू पैन इवोपरेशन, ये मैंने निकाल लिया, आपको बता दिया। देन लेक इवोपरेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो लेक इवोपरेशन इनटू सरफेस एरिया ऑफ लेक, ये 0.35 को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻⁻² हो गया, मल्टीप्लाई बाय 30, तो डेज में कन्वर्ट, डेज हट गया नीचे से, और यहां मैंने 80 किलोमीटर को 80,000 मीटर लिख लिया और 15 मीटर ये, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,26,000 मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर बन गया आपका डी ऑप्शन। गॉट इट। तो सिंपल है, इवोपरेशन रेट आपसे पूछता है mm पर डे में, दिस इज इवोपरेशन रेट। आपसे पूछता है इवोपरेशन डेप्थ कितनी है, इट इज mm। आपसे पूछता है इवोपरेशन वॉल्यूम कितना है, इट इज इन मीटर क्यूब। तो तीनों ही एक तरीके से इवोपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड वेलोसिटी मेजर्ड एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर अबव ग्राउंड एंड इट इज फाउंड एज 2 kmph. द विंड वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 128 मीटर वुड बी. देखिए विंड वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए रोवर्स ने, जो रोवर्स कौन से वाले रोवर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने एम्पेरिकल इक्वेशन दी है इवोपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसी एम्पेरिकल इक्वेशन के अंदर उन्होंने विंड वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया है कि UH इज प्रोपोर्शनल टू, यानी विंड वेलोसिटी एट h हाइट इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 1/7. ठीक है ना. अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो रोवर्स के अकॉर्डिंग UH इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 1/7. U1 अपॉन U2 कर दिया. U1 आपका 2 kmph है, कितने मीटर पर है? 1 मीटर पे. तो 128 मीटर पे कितना होगा? तो फाइंड कर लिए 4 kmph. तो बी ऑप्शन बन गया हमारा. ठीक है. देखिए इतने छोटे छोटे जो रोवर्स इक्वेशन है वो तो बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना इस लेवल पे टफ है, लेकिन उसमें से इतना छोटा क्वेश्चन बन सकता है सिंपली विंड वेलोसिटी के ऊपर. इसलिए, लेकिन वो विंड वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता कैसे लगेगा? जब तक कि आप उस इक्वेशन को पढ़ोगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा. इसलिए पढ़ना तो हमको सब कुछ पड़ेगा. ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन है According to IS 5973/1970, the modified class A pen has diameter of. Modified class A pen मतलब Indian Standard Pen, IS pen, right? उसका डायमीटर कितना होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1220 mm. देखिए यही सेम डायमीटर क्लास ए पेन का है अप्रोक्सीमेटली, वो 1215 mm होता है. ठीक है, तो 1220 mm में कोई डिफरेंस नहीं है. और जो उसकी डेप्थ होती है वो 255 mm होती है, लेकिन दोनों में एक दोनों का ही डेप्थ 255 mm होती है, बट दोनों में एक डिफरेंस है. मैं आपको बता देता हूं. द मॉडिफाइड क्लास ए पेन हैज डायमीटर ऑफ 1220 mm विद द डेप्थ ऑफ 250 mm एंड मेड ऑफ कॉपर शीट ऑफ 0.9 mm थिकनेस. मेजर डिफरेंस क्या है क्लास ए में और मॉडिफाइड क्लास ए में? जो मॉडिफाइड क्लास ए है उसके ऊपर हमने एक वायर मैश लगाया हुआ है. वायर मैश से क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे पैन के ऊपर यूनिफॉर्म है, सो दैट की इवोपरेशन यूनिफॉर्मली मेंटेन हो. ऐसा ना हो कि जो एजेस है पैन की उससे इवोपरेशन ज्यादा हो गया, सेंटर से कम हो गया. ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म इवोपरेशन को मेंटेन करने के लिए उसको कवर कर देते हैं एक वायर मैश. वायर मैश मतलब जाली. ठीक है, जाली जिसके अंदर होल है, सो दैट की जो टेम्परेचर है वाटर का वो यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द डे एंड नाइट. तो जो इवोपरेशन लॉसेज है वो ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर डे एंड नाइट के अंदर यूनिफॉर्मली मेंटेन हो सके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा. हीट एनर्जी यूज्ड इन इवोपरेशन इक्वल टू 244 वॉट पर मीटर स्क्वायर. लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन 2440 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2440 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी. ठीक है. द रेट ऑफ इवोपरेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस मेथड वुड बी. देखिए एनर्जी बैलेंस मेथड का एक फॉर्मूला है. द रेट ऑफ इवोपरेशन होता है He अपॉन ρW इंटू L. ρW डेंसिटी ऑफ वाटर है. अगर आपको नहीं दी हुई तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज 997 हम इसको लेके चलते हैं एग्जैक्ट डेटा. ठीक है. लेटेंट हीट L, जो लेटेंट हीट है वो 2440 इंटू 1000 दे रखा है, और He आपको 244 दे रखा है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड. अब आप इसको mm पर डे में आपको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है कि 10⁻⁷ को हम, सेकेंड है ना ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर. एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होता है, एक दिन में 24 होता है, 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 8.64 mm पर डे. ओके, आप कर लीजिएगा इसको. तो करेक्ट आंसर हो गया 8.6 mm पर डे, यानी सी ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट लॉसेज अकर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इफेक्ट. कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपिरेशन इफेक्ट की वजह से लॉसेज हो रहे हैं उनको अफेक्ट नहीं करते. पहली बात तो ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता है वो आपको समझना चाहिए. ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है. ठीक है, ये पूरा एक प्लांट है, इसकी रूट्स है यहाँ पे नीचे प्लांट में ड्यू टू वाटर टेबल पानी राइज होकर इसकी रूट में जा रहा है. अब ये पानी जब राइज होकर कैपिलरी इफेक्ट से इसके स्टेम में जाता है. ठीक है ना, स्टेम है यहाँ पे लीव्स के अंदर जाता है पानी. कहां से जा रहा है? सॉइल वाटर राइज करके जा रहा है.
तो प्लांट की ग्रोथ होती है बेसिकली, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसके स्टेम के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे। जब रेडिएशन या सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो उन पोर्स से वो वाला पानी इवोपरेट हो जाता है। तो कौन से पानी का लॉस हो रहा है? सॉइल वाटर का लॉस हो रहा है। यहाँ पे बरसात का पानी जो डायरेक्टली आ रहा है उसके लॉस की बात नहीं कर रहा, जो सॉइल वाटर है जो बेसिकली कैपिलरी इफेक्ट की वजह से प्लांट के अंदर राइज किया है, थ्रू स्टेम लीव्स तक पहुंचा है, वहां पे लीव्स और स्टेम में पोर्स होने की वजह से वाटर का लॉस हो जाता है जबकि रेडिएशन इसके ऊपर पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन लॉस। तो ट्रांसपिरेशन लॉस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो इसने पूछा है। तो टाइप ऑफ लीफ स्ट्रक्चर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अगर लीफ स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जिसमें से जो रेडिएशन के सामने ज्यादा एक्सपोज हो सकता है तो जो इवोपोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर राइज होने की पॉसिबिलिटी वैसे ही कम होगी, ठीक है ना, तो उसमें ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। विंड स्पीड के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, बट ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि डायरेक्टली इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ग्राउंड वाटर से तो पानी ऊपर राइज होकर आ गया है प्लांट के अंदर, ठीक है ना, चाहे वो ग्राउंड वाटर टेबल से राइज होकर आया हो या फिर नीचे जो सब सरफेस रन ऑफ है उससे राइज होकर आया हो। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको तो प्लांट के अंदर जो पानी कैपिलरी से राइज हो रहा है उसके लॉसेस की बात कर रहे हैं हम ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों फैक्टर के अलावा किस किस चीज के ऊपर और डिपेंड करता है। Those factors those affect losses occur due to transpiration। प्लांट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट ग्रोथ के ऊपर और टाइप ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। देन टाइप ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल पे करता है। देन टेम्परेचर, रेडिएशन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर है जिसके ऊपर ट्रांसपिरेशन लॉस डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन वहीं से आ गया। व्हेन सॉइल मॉइस्चर इज एट फील्ड कैपेसिटी देन। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो सॉइल है उसके ईच एंड एवरी पोर, सॉइल का जो ईच एंड एवरी पोर है वो टोटली वाटर से फिल्ड है, ठीक है ना, वो वाटर से फिल्ड है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट के लिए इवोपर ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी जो प्लांट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इवोपर ट्रांसपिरेशन, जो हमारा एक क्वेश्चन में 5 mm पर डे था, उतनी ही एक्चुअल इवोपर ट्रांसपिरेशन है। मतलब जितनी हमको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है या जितना एक्चुअली अवेलेबल है या जितनी हमको पोटेंशियली रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्चुअली अवेलेबल है पानी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब यही हुआ। अगर मान लो पानी जो है फील्ड कैपेसिटी से कम है, फील्ड कैपेसिटी मतलब सॉइल के सारे पोर्स वाटर से सैचुरेट नहीं हुए, और पोटेंशियल इवोपर ट्रांसपिरेशन हमको 5 mm पर डे की है, जब पूरे सैचुरेट नहीं हुए तो हो सकता है कि प्लांट तक जो पानी पहुंचे वो कम पहुंचे, यानी 5 mm पर डे की जगह वो 3 mm 4 mm पहुंचे। तो जो 1 mm हमको एक्स्ट्रा इरिगेशन वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं ना इरिगेशन वाटर, जो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर होती है। ठीक कब करना पड़ेगा? जबकि प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो फुलफिल नहीं हो रही है। लेकिन जब सॉइल के सारे पोर्स पूरे फिल होते हैं तो नॉर्मली सॉइल की जो प्लांट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो कंप्लीट हो जाती है। इट मींस ये हो गया कि इन दैट केस पीईटी और एईटी जितनी रिक्वायरमेंट है और जितना अवेलेबल है दोनों पोर्शन बराबर हो जाते हैं, यानी एईटी इक्वल टू पीईटी। ठीक है, देखिए पीईटी मतलब इफ सफिशिएंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल टू कंप्लीटली मीट द नीड्स ऑफ वेजिटेशन fully covering the area, the resultant evapotranspiration is called potential evapotranspiration। मतलब जितनी उसको नीड है प्लांट को, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल evapotranspiration। The real evapotranspiration occurring in a specific situation is called actual evapotranspiration। मतलब प्रैक्टिकली कितना पानी अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, और जिसको रिक्वायरमेंट कितनी है इट इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। मैं आज खाना खाता हूं, खाने में 3 चपाती खाता हूं, तो मेरी जो पोटेंशियल इवोपर ट्रांसपिरेशन है वो कितना 3 चपाती, लेकिन मुझे खाने को मिल रही है 1 चपाती, तो ये एक्चुअल है, ठीक है ना। तो मेरे पास मतलब मुझे 2 रोटियां या 2 चपातियां और चाहिए खाने के लिए, बट मुझे मिल नहीं रही है, फाइन। तो जबकि अगर आपके पास टोटल ग्रेन है, चपातियों की जो क्वांटिटी है वो फुलफिल है, मतलब काफी है, सफिशिएंट क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली मेरी 3 चपाती खाने की कैपेसिटी थी, मेरे को 3 चपाती मिल जाएंगी। सिमिलर वे में जब फील्ड कैपेसिटी 100% है, इसका मतलब कि सॉइल के सारे पोर्स है वो 100% सैचुरेटेड है, इट मींस कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उतनी मिल जाएगी, यानी पीईटी इक्वल टू एईटी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।
ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज टू मेजर रेनफॉल, रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन। इसका करेक्ट आंसर है सी। एक्चुअली इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए इन्फिल्ट्रोमीटर लेते हैं। इन्फिल्ट्रोमीटर जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर, दूसरा होता है रेनफॉल सिमुलेटर। रेनफॉल सिमुलेटर नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, थोड़े प्रैक्टिकल डेटा देता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो फ्लडिंग टाइप से कम होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये किस चीज को, ये सारे फैक्टर को कंसिडर करता है, रेनफॉल के इम्पैक्ट को कंसिडर करता है, टर्बिडिटी जो है, इंप्योरिटीज है सरफेस वाटर के अंदर, उसको भी कंसिडर करता है। तो इट गिव्स मोर प्रैक्टिकल रिजल्ट। तो प्रेफरेबल कौन सा हो गया, रेनफॉल सिमुलेटर। बट दोनों ही डिवाइस है जो यूज करते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए। नाउ रेनफॉल डेटा इन ए कैचमेंट फॉर 5 सक्सेसिव डे, सक्सेसिव का मतलब होता है, या कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है ना। 5 कंटिन्यू दिनों के अंदर ये बरसात आ रही है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। ओके, किसी पर्टिकुलर कैचमेंट के अंदर 5 दिन के अंदर, पहले दिन में 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 7 सेंटीमीटर, तीसरे में 8, चौथे में 3 और 5वें दिन में 11 सेंटीमीटर बरसात हो रही है। If phi index is 6 centimeter per day, then direct runoff from this catchment would be. इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स होता है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इंडेक्स से बोलते हैं P माइनस आर अपॉन टी, ठीक है ना। P यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल है, R डायरेक्ट रन ऑफ है और T टाइम है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। तो यहां से R क्या हो जाएगा, P माइनस फाई टी। अब इस पूरे डेटा को हम टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रेनफॉल, मैंने ये सारे रेनफॉल के डेटा को यहाँ लगा दिए। 5 सेंटीमीटर पर डे में 6 मैंने हर जगह लिख दिया। 5 इंटू टी निकाल लिया, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर 5 इंटू टी आ रहा है हमारा। टी 1 डे है, हर किसी रेनफॉल के लिए 1 डे, तो 5 इंटू टी यानी 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, 6 6 6 6 आ जाएगा सब जगह। अब रन ऑफ इक्वल टू होता है P माइनस फाई टी। पहले केस में 5 सेंटीमीटर तो रेनफॉल हो रही है, आप ये बोल रहे हैं कि उसमें से 5T बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉसेस को। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स बेसिकली क्या, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस है ना, कि भाई प्रेसिपिटेशन इतना हुआ, रन ऑफ इतना निकल गया, बाकी कहां गया पानी, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर चला गया, यानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी। तो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इंटू टी। तो 5 इंटू टी जो लॉसेज है वो 6 सेंटीमीटर। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, आप कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, उससे लॉसेज 6 सेंटीमीटर हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना आपके पास। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 5 माइनस 6 का जो रिजल्ट आएगा वो 0 मानेंगे हम, -1 नहीं कंसिडर करते। तो 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। डन। 7 माइनस 6 1 होता है, 8 माइनस 6 2 होता है, 3 माइनस 6 अगेन 3 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, उससे 6 सेंटीमीटर का लॉसेस निकल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 6, आप ये कहते हो कि 6 सेंटीमीटर का लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो रेनफॉल है वो 6 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए ना। तो इसका मतलब माइनस वैल्यू है कि माइनस वैल्यू मतलब 0। 11 माइनस 6 मतलब 5। तो टोटल रन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5 यानी 8 सेंटीमीटर। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से करता हूं, यहां तो आपका आंसर आ गया बी। अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में नहीं कर रहा, आपको हर क्वेश्चन को हाइड्रोलॉजी में इसी तरीके से ट्रीट करना है। सपोज मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, तो पी कितना है, 5 और 7 12, 20 और 3 23 और 11 34 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जो आर है आपका वो आपको फाइंड आउट करना है। फाई कितना है, आर इक्वल टू, मैं अगर इस फॉर्मूले रखूं, सॉरी इसको इधर लिखो, आर इक्वल टू 34 यानी पी हो गया, माइनस 5 कितना है 6 सेंटीमीटर। दिन कितने हमारे पास, 5 दिन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 4 भी दे रखा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप इसके अंदर उन रेनफॉल को भी इंक्लूड कर रहे हैं जिनसे बेसिकली लॉसेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। आप यहां पे 5 को भी कंसीडर कर रहे हैं, आप यहां पे 3 को भी कंसीडर कर रहे हैं जिनसे लॉसेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, राइट। तो इसीलिए ये आपका आंसर गलत है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको निकालने का तरीका है वो ये जो फॉर्मूला यहां पे हमने यूज किया है उस फॉर्मूले से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए मीन मंथली रन ऑफ 1000 मीटर क्यूब पर डे डिस्चार्ज होगा एक तरीके का फ्रॉम ए कैचमेंट ऑफ एरिया 5 किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ, मंथली रन ऑफ है। तो इसको सबसे पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 मीटर क्यूब
मल्टीप्लाई बाय मंथली है यानी 30 दिन, तो एक महीने में 30 दिन, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। इसको मैं कैचमेंट एरिया यानी 5 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास इफेक्टिव रेनफॉल आ गया। ठीक है, बट इसको समझने से पहले मैं आपको रेनफॉल एक्सेस या इफेक्टिव रेनफॉल बताता हूं। एक्चुअली जो वहां पे हमने आर समझा था ना, डायरेक्ट रन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन के अंदर, वही है इफेक्टिव रेनफॉल, नथिंग एल्स। इफेक्टिव रेनफॉल इज द कंपोनेंट ऑफ द स्टॉर्म हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, हाइटोग्राफ which is neither retained on the land surface nor which infilter into the soil। मतलब इफेक्टिव रेनफॉल वो पार्ट है, वो ना तो इनफिल्टर होकर सॉइल में जा रहा है, ना ही सॉइल के ऊपर रिटेन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और फ्लो क्या होता है, रन ऑफ। इसलिए जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो एक तरीके का रन ऑफ है, राइट। सो द इफेक्टिव रेनफॉल प्रोड्यूसेस ओवरलैंड फ्लो दैट रिजल्ट्स इन द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम ए सब एरिया ऑफ ए कैचमेंट। हाइड्रोग्राफ हम बाद में समझ लेंगे, बट डायरेक्ट रन ऑफ है, राइट। क्योंकि इफेक्टिव रेनफॉल वो वाला पार्ट है जो कि ना तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना ही सॉइल रिटेन कर रही है, वो फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रन ऑफ। ओके, सो इफेक्टिव रेनफॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1000 इंटू 30 अपॉन 5 इंटू 10⁶, तो मीटर में रहेगा। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.6 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनफॉल ऑन 3 सक्सेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अकेले क्वेश्चन से आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। द रेनफॉल ऑन 3 सक्सेसिव 4 आवर पीरियड इज रेस्पेक्टिवली दिस, दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4-4 घंटे के ड्यूरेशन में जो रेनफॉल हो रही है वो यानी यू कैन से दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक 1.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, 4 से 8 बजे तक 5 सेंटीमीटर का हुआ, और 8 से रात के 12 बजे तक का जो रेनफॉल है वो 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सक्सेसिव 4 घंटे के पीरियड है। इफ द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम दिस स्टॉर्म इज 2.5 सेंटीमीटर, देन फाई इंडेक्स फॉर दिस स्टॉर्म वुड बी। देखिए, इस डेटा को मैं पहले टेबल में रिप्रेजेंट करता हूं। जो मैंने बोला कि आपको 4-4 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, क्योंकि सक्सेसिव है, ये रेनफॉल हो गया, राइट। अब जैसे कि सरफेस रन ऑफ आपको 2.5 सेंटीमीटर, हम इससे फाई इंडेक्स निकालते हैं, फाई इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन टी। पी कितना है, 1.5 प्लस 5 प्लस 3.5 माइनस 2.5 अपॉन 12। करेक्ट आंसर आ गया 0.625 सेंटीमीटर पर आवर, जो कि ए ऑप्शन है। तो हम आंसर टिक कराएंगे, बट ये गलत है। गलत क्यों है वो मैं बताता हूं। पहला, आप जो रेनफॉल है ये है 1.5 सेंटीमीटर। आप क्या कह रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर रेनफॉल हमने लिया शुरू के 4 घंटे में, जिससे एक कांस्टेंट रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर। हम यही तो कह रहे हैं कि 0 से 12 घंटे तक एक कांस्टेंट रन ऑफ हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का जब रेनफॉल हो रहा है, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रही है बात। 3.5 सेंटीमीटर का बरसात हो रही है, उसमें 2.5 सेंटीमीटर पानी रन ऑफ की फॉर्म में जा रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब बरसात ही 1.5 सेंटीमीटर हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि 2.5 सेंटीमीटर रन ऑफ जाएगा, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर रन ऑफ जाने के लिए कम से कम बरसात 2.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा तो हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये गलत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बट रेनफॉल वैल्यू ऑफ 1.5 सेंटीमीटर मे नॉट प्रोड्यूस द रन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, क्लियरली मेंशन किया है। देयरफॉर दिस वैल्यू शुड सब्ट्रैक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ फाई इंडेक्स। तो हमको इस 1.5 वैल्यू को भूल के यानी इसको डिलीट कर देना चाहिए। जैसे ही मैं ये भूलूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो आवर्स है वो भी कम हो जाएंगे, उसका ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो मेरे पास क्या हो गया, 5 प्लस 3.5 माइनस 2.5 से रहेगा रन ऑफ, और यहाँ पे 8 हो गए। तो करेक्ट आंसर आएगा 0.75 सेंटीमीटर पर आवर। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आप इस फाई इंडेक्स को लेके यूज कीजिए और रेनफॉल को लेके यूज कीजिए। जब आप सरफेस रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। आप समझ रहे? अभी हमने यूज किया है पी और आर से हमने फाई निकाला है, ऐसे ही किया है ना हमने। मैं कह रहा हूं आपके पास पी गिवन है, आप फाई 0.625 लेके जब आप आर निकालेंगे तो आपके पास गलत आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप फाई यहां पे लेंगे 0.75 तो आपके पास जो आर आएगा वो एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर पर आएगा। तो आप इसको रिवर्स भी चेक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सेम चीज हाइड्रोग्राफ में भी कैरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वेजिटेटिव कैचमेंट, वेजिटेटिव कैचमेंट का मतलब होता है फॉरेस्ट एरिया हो एक तरीके से, या खेत वगैरह इस तरीके से चीज हो गई।
द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल वाज 4.5 सेंटीमीटर, ये एफसी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। इफ रेनफॉल इंटेंसिटी इन द कैचमेंट इज 3.9 सेंटीमीटर पर आवर, देन एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल की मैक्सिमम कैपेसिटी, जितनी वाटर को वो सक कर सकती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन कर सकती है, वो कितना देगा? 4.5। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आपको दे रखी है 3.9। अब वही चीज हो गई, जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 3.9 है तो सॉइल की कैपेसिटी भले से कुछ भी हो, वो मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी या कितना वाटर को वो कर सकती है एब्जॉर्ब, मैक्सिमम 3.9 ही कर सकती है। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगी वो इंटेंसिटी के बराबर ही हो जाएगी इस केस के अंदर। लेकिन अगर मैं कहता कि एफसी जो है वो 2 है और आई जो है वो 5 है, और अब मैं पूछता कि एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा, तो अब बरसात ज्यादा होने पे भी क्या होगा, जब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ही सॉइल की 2 सेंटीमीटर पर आवर है तो मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट हो सकती है वो 2 सेंटीमीटर पर आवर हो सकती है। जो बाकी का 3 सेंटीमीटर पर आवर पानी बचेगा वो ओवरफ्लो के बह जाएगा रन ऑफ की फॉर्म में, समझे? तो पहले वाले केस से जब हम कंसिडर करेंगे, सिंस की रेनफॉल इंटेंसिटी लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगी वो सी होगी, यानी 3.9। देखिए इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आई रेनफॉल इंटेंसिटी है, देन एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एफ इक्वल टू एफ सी होगा, जबकि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी है और आई लेस देन एफ सी है जो हमारे केस में है, तो एफ इक्वल टू आई हो जाएगा। ओके, समझ गए ना अब ये चीज? अगला क्वेश्चन है इंटरसेप्शन लॉसेज डज नॉट इंक्लूड। इंटरसेप्शन लॉसेज बेसिकली होता है इनिशियल लॉसेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरसेप्शन लॉसेज जिसको हम आई ए लिखते हैं, मतलब ये इनिशियल लॉसेज मान लो आप पूरा, ठीक है, आई टी मान लो, ठीक है, प्लस डिप्रेशन लॉसेज। इंटरसेप्शन लॉसेज होता है कि वाटर आपका जो रेनफॉल वाटर है वो गिरा बिल्डिंग के ऊपर या लीव्स के ऊपर, प्लांट के ऊपर, वहीं से इवोपरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन लॉसेज। दूसरे टाइप का लॉस होता है डिप्रेशन लॉस, कि पानी गिरा सरफेस के ऊपर आया बट वो ना तो रन ऑफ में प्रोड्यूस हुआ, ना इनफिल्टर हुआ, ना इवोपरेट हुआ, वो सरफेस पे क्या बहुत सारे गड्ढे थे, ट्रेंचेस बने होते, उसमें फिल हो गया, तो वाटर का लॉस हो गया क्योंकि वो एक्चुअली जिस काम में आना चाहिए था वो काम में आया नहीं। इट इज कॉल्ड डिप्रेशन लॉस। तो ये बोल रहा है कि जो इंटरसेप्शन लॉस है वो किसको इंक्लूड नहीं करता। इन्फिल्ट्रेशन लॉस, इंटरसेप्शन लॉसेज है वो ड्यू टू ओनली इवोपरेशन होता है, ना तो वो ट्रांसफर, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जो भी पानी आ रहा है रेनफॉल का, चाहे वो बिल्डिंग के ऊपर है चाहे वो प्लांट के ऊपर है, वो वहीं से इवोपरेट हो रहा है, उसमें कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि पानी राइज कर रहा है कैपिलरी से प्लांट के अंदर फिर इवोपरेट हो रहा है, राइट? तो ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल नहीं है। थ्रू फॉल क्या होता है कि पानी लीव्स के ऊपर गिरा, वहीं से इवोपरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। लेकिन लीव्स के ऊपर गिरा और वहां से लीव्स से सीधा जमीन के ऊपर गिर गया, दिस इज कॉल्ड थ्रू फॉल। तो ये तो इंटरसेप्शन लॉस नहीं है, वो तो जमीन के ऊपर आ गया। स्टेम फ्लो होता है कि पानी लीव्स के ऊपर गिरा, लीव्स से फिर स्टेम के ऊपर आया, स्टेम से धीरे 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 करते हुए कहां आ रहा है, सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो ये भी एक तरीके का पानी जो है लॉस हुआ ही नहीं है, वो सरफेस के ऊपर आ गया है, तो स्टेम फ्लो भी नहीं है। तो इंटरसेप्शन लॉस जो है दिस इज ओनली ड्यू टू इवोपरेशन एंड डज नॉट इंक्लूड ट्रांसपिरेशन, थ्रू फॉल एंड स्टेम फ्लो। तो इंटरसेप्शन लॉसेज डज नॉट इंक्लूड, यानी तीनों को ही वो इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 120-minute storm, the following rates of rainfall were observed in successive 20-minute intervals: 3, 3, 9, 6.6, 1.2 and 1.2 mm per hour. टोटल 120 मिनट का स्टॉर्म था, उसके अंदर 20-20 मिनट के अलग अलग तरीके जो रेनफॉल की इंटेंसिटी थी, ठीक है। By assuming phi index value is 3 mm per hour and an initial loss of 0.8 mm, the W index for the storm would be, ठीक है। सबसे पहले हम सरफेस रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं। आपकी जो रेनफॉल रेट दे रखी है वो ये दे रखी है, पहला जो मैंने यहाँ पे रो बनाई है ये पर आवर में दे रखी है, मैंने इसको पर मिनट में कर दिया, तो एच जो 1 घंटे की जगह सब जगह 60 से डिवाइड कर दिया। सिंस की ये 20 मिनट जो ड्यूरेशन है रेनफॉल का हर 20 मिनट के बाद चेंज हो रहा है, ठीक है, जो रेनफॉल की इंटेंसिटी तो 20-20 मिनट का गैप है। रेनफॉल कितना हो जाएगा mm में, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3/60 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है ना, तो 1 आ गया 1 आ गया, इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल ली जो बोल्ड में आपको दिख रही है। 5 mm पर मिनट में आपको 5 mm पर आवर में 3 दे रखा है, mm पर मिनट में कितना होगा 3/60, सारी 5 की वैल्यू होगी। फिर 5 इंटू टी, सिंस की जो 20 मिनट है वो फिक्स है, तो 5 इंटू टी यानी 3/60
3/60 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यानी कॉन्स्टेंटली 1 वैल्यू आ गई। अब रन ऑफ कितना प्रोड्यूस होगा, 1 - 1 0, ठीक है, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 2 पॉइंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, -1 1.2, 0.4, सिंस की रेनफॉल कम है लॉसेस से तो ये इसका 0 होगा, इस केस में भी 0 होगा। इन सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल सरफेस रन ऑफ आ गया 3.2 mm। डन। अब जो इनिशियल डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P - R/TE, टी तक तो ये रहता है, उसमें इनिशियल लॉसेस को भी हम माइनस कर देते हैं। TE जो है यहाँ पे टाइम ऑफ रेनफॉल एक्सेस है। अब रेनफॉल एक्सेस मतलब कि वो टाइम जिसमें बेसिकली डायरेक्ट रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है। सरफेस रन ऑफ प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, इसके और इस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, यानी दो तरह के रेनफॉल इंटेंसिटी से हो रहा है, यानी 20 मिनट की और एक 20 मिनट की, यानी टोटल 40 मिनट। तो 40 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2/3 आवर्स। तो टाइम ऑफ रेनफॉल एक्सेस कितना हो गया, 2.3 आवर्स, क्योंकि सरफेस रन ऑफ इसी से प्रोड्यूस हो रहा है। और रेनफॉल एक्सेस और सरफेस रन ऑफ को इस केस में हम एक ही चीज मान के चल रहे हैं। आइए, आपको 0.8 दे रखा है तो सारी वैल्यू रख दी हमने, तो यहां से डब्ल्यू इंडेक्स आ गया 6 mm/h। तो करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 रखी है। अच्छा, इनको मैच करना है। देखिए, विंड वेलोसिटी जो मेजर करते हैं हम, उसका इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर, ठीक है ना। और फ्लो वेलोसिटी यानी वाटर की वेलोसिटी के लिए हम करंट मीटर यूज करते हैं। ट्रांसपिरेशन के लिए हम फाइटोमीटर यूज करते हैं, मैंने बता चुका हूं, ठीक है। और इवेपोर ट्रांसपिरेशन के लिए लेसीमीटर, ब्लेनेक रिडल या पेनमैन इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप मैच करा लीजिए। तो बी का 2 हो गया, ए का 3 हो गया, ए का 3, बी का 2, यानी इन दोनों में से आंसर होगा। सी का 4 हो गया, तो ये D1, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, एक मिनट, नहीं, ये गलत दे दिया आंसर इन्होंने, बी आएगा इसमें, ठीक। ए का यानी विंड वेलोसिटी का 3 हो गया, बी ट्रांसपिरेशन का फाइटोमीटर हो गया 2 हो गया, सी फ्लो वेलोसिटी का 4 हो गया, करंट मीटर हो गया, इवेपोर ट्रांसपिरेशन का ब्लेनेक रिडल हो गया D1। करेक्ट आंसर है बी, नॉट डी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म इज 16 सेंटीमीटर, यानी ये आपको प्रेसिपिटेशन दे दिया 16 सेंटीमीटर का। While the surface runoff due to the storm is 1.28 10⁻⁻⁰ ये सरफेस रनऑफ का वॉल्यूम दे दिया। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स पूछा, हमको पता है इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स में phi = P - R/T होता है। T यहाँ पे 6 घंटे है, P 16 है, R हमको कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में। तो R कैलकुलेट करने के लिए सेंटीमीटर में वॉल्यूम आपको दे रखा है 1.8 10⁻⁸ अपॉन 1200 इंटू 10⁻6 कर देते, तो ये मीटर में रहेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट, ये करा हमने 0.1 मीटर आया, यानी 10 सेंटीमीटर। प्रेसिपिटेशन 16 दे रखा है, तो इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स कितना हो गया, 16 - 10/6, यानी 6 आपको दे रखा है, 6 आर का स्टॉर्म दे रखा है, तो 16 - 10/6 यानी 1 सेंटीमीटर/आवर। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड एज, इसका करेक्ट आंसर है 40%। एक्चुअली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है RH, दिस इज इक्वल टू EA/EW होता है। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे EA की वैल्यू करीब करीब 7.04 होती है MM ऑफ मरकरी, और EW की वैल्यू जो होती है ये होती है 17.54 होती है MM ऑफ मरकरी। ये वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए, और भी कई जगह काम आएगी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ, है ना, उसके आगे का याद करने की जरूरत नहीं है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एक्चुअल EA है बेसिकली, ठीक है ना, एयर वेपर जो है, और दूसरा सैचुरेशन वेपर है, तो EA है वो 7.04 MM ऑफ मरकरी, और 17.54 EW की वैल्यू है 17.54 MM ऑफ मरकरी, ठीक है, ये लिखा है मैंने। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 0.40 होगा, यानी 40% आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ EA एंड EW। सो ये तीनों टॉपिक यानी इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, इनिशियल लॉसेस एंड इन्फिल्ट्रेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप कि इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमने लास्ट
क्लास के अंदर एक क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट था एक क्वेश्चन के अंदर, उसको मैंने अभी करेक्ट करके आपको बताया था। तो रेगुलर आप टच में रहेंगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट इसी तरीके से कवर होता रहेगा। और दूसरी चीज ये कि मैं जो भी क्लास, जिस दिन आपको क्लास इशू करने वाला हूं या जिस दिन वीडियो रिलीज करने वाला हूं, उसे एक दिन पहले बता देता हूं कि कल क्या टॉपिक होंगे। तो आप मेरे साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो टोटल ये 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो इस डिस्क्रिप्शन में इसके साथ ऐड है ही ऑलरेडी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।